नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। मित्रों, हम लोग पढ़ रहे थे उत्तर प्रदेश विशेष। उत्तर प्रदेश विशेष में हम लोग प्राचीन इतिहास शुरू किए थे और मैंने बताया था ये जो वीडियो सारे होंगे ये यूपीपीसीएस मेंस प्री और अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करते हैं तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं, या फिर किसी अदर एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें यूपी जीके शामिल है तो आप ये पढ़ सकते हैं। तो चलिए, हम लोग पहली वीडियो में जो पढ़े थे प्राग ऐतिहासिक काल, उसी के आगे हम लोग आज शुरुआत करते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल कंप्लीट हो गया और आज हम लोग पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। प्राग ऐतिहासिक काल में हम लोगों ने पाषाण काल के बारे में पढ़ा था, जिसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। और आद्य ऐतिहासिक काल में हम लोग दो सभ्यताओं के बारे में पढ़ेंगे, एक तो सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरी वैदिक सभ्यता। इस काल में क्या था कि मनुष्य के पास लिखित साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य दोनों थे, लेकिन लिखित साक्ष्य जो है उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, समझा नहीं जा सका है। ठीक है, तो इस काल में मनुष्य ने धातुओं का प्रयोग आरंभ कर दिया। ठीक है, सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग हुआ, फिर बाद में कांसे और लोहे का प्रयोग शुरू हुआ। तो सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया मानव ने? तांबे का। उसके बाद कांसे का, फिर लोहे का प्रयोग हुआ। और इन दिनों यानी जब ये सारी धातुएं प्रयोग में लाई जा रही थी, उस समय पाषाण उपकरणों का भी प्रयोग किया जा रहा था तांबे के साथ साथ, जिसको हम लोग ताम्र पाषाण संस्कृति कहते हैं, ताम्र पाषाणिक संस्कृति कहते हैं, चैल्कोलिथिक कल्चर। इसका समय 3000 से लेकर 500 ईसा पूर्व निर्धारित किया जाता है और इस संस्कृति का बड़ा भाग हड़प्पा संस्कृति के रूप में जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता, ये जो आद्य ऐतिहासिक काल हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें सबसे पहले किस संस्कृति या सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे? सिंधु सभ्यता के बारे में। अब उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ही हम इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि पूरा सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग पढ़ेंगे, उसका सब कुछ समाज और आर्थिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, उसका विस्तार, ये सब हमको नहीं पढ़ना। कुछ स्थल मिले हैं उत्तर प्रदेश से, उसके बारे में हम लोग को पढ़ लेना है। जैसे उत्तर प्रदेश में इस काल के महत्वपूर्ण स्थल मेरठ और सहारनपुर से प्राप्त हुए हैं। दो ज़िले आपको याद रखने हैं, मेरठ और सहारनपुर से। अब इन ज़िलों में कई स्थान हैं जो हमको पढ़ने हैं। ताम्रपाषाणिक संस्कृति की अवधि में तांबा में टीन मिलाकर कांसा बनाने की विधि विकसित हुई, जिससे पहले ताम्र कांस्य युगीन संस्कृति और फिर कांस्य युगीन सभ्यता को जन्म दिया। तो ये चीज़ आप याद रखिए। देखिए, कांसा किससे बनाया गया? तांबे में जब टीन को मिलाया गया, टीन, तो उससे कांसा बना। इससे पहले भी तांबे और कांसे को मिला करके जो वस्तुएं बनाई जाती थी, जो उपकरण बनाए जाते थे, उस समय के काल को ताम्र कांस्य युग कहा गया। उसके बाद फिर कांस्य युगीन आया, यानी जब कांसा बनाया जाने लगा तांबा और टीन मिला करके, तो वो कांस्य युगीन सभ्यता हो गई। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में उसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता इसी युग का प्रतिनिधित्व करती है। यह दक्षिण एशिया की प्रथम नगरीय संस्कृति थी। हड़प्पा सभ्यता दक्षिण एशिया की प्रथम नगरीय संस्कृति थी, ये भी याद रखना है। तो कांस्य युगीन सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, और रेडियो कार्बन काल निर्माण विधि द्वारा 3500 से 13 ईसा पूर्व के मध्य इसका निर्धारण किया गया है कि ये सभ्यता रही थी। ये यहाँ पे मोटे तौर पे बताया गया है 3500 से 1300 ईस्वी के बीच, ये मोटे मोटे तौर पे बताया गया। लेकिन अगर एग्जैक्ट देखें तो निर्धारित करना संभव नहीं है। अलग अलग विद्वानों ने भी सिंधु घाटी सभ्यता का काल जो है वो अलग अलग बताया है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा माना जाता है वो है 2500 से 1750 ईसा पूर्व, ये जो है सबसे ज़्यादा माना जाता है। और अगर यहाँ हम इसके परिपक्व अवस्था की बात देखें, यानी कि जब ये अपने सर्वाधिक विकास की सीमा पर था,
विकसित था, तो वो काल है 2600 से 1900 ईसा पूर्व। हड़प्पा संस्कृति की अब तक 1400 से अधिक बस्तियों का पता लग चुका है। 1400 नहीं, 2800 प्लस बस्तियों का पता लग चुका है। और इसका सबसे पूर्वी स्थल मेरठ के जनपद यानी मेरठ जनपद यमुना की सहायक नदी हिंडन नदी के तट पर स्थित था और इसको कहते थे आलमगीरपुर। तो सिंधु घाटी सभ्यता उत्तर में फैला था, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में। तो अगर हम बात करें पूर्वी विस्तार कहाँ तक था, सबसे पूर्वी सीमा क्या है, तो आलमगीरपुर था, जो मेरठ ज़िले में यमुना नदी की एक सहायक नदी हिंडन नदी है उसी के तट पर स्थित था। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस पुरास्थल की खोज किसने की, तो 1958 में की थी यज्ञदत्त शर्मा ने। आलमगीरपुर की खोज की थी यज्ञदत्त शर्मा ने। कब की थी, 1958 में। और इसे परशुराम का खेरा या परसाराम का खेरा भी कहते हैं। आलमगीरपुर को परशुराम का खेरा कहीं कहीं लिखा होता है, कहीं कहीं लिखा होता है परसाराम का खेरा। ठीक। आलमगीरपुर में मनके बनाए जाते थे, रोटी बेलने की चौकी मिली है, कटोरी के अनेक टुकड़े मिले हैं। तो ये सब याद रखिए, मनके, रोटी बेलने की चौकी यानी जिस पे रोटी बेला जाता है, फिर कटोरी मिला है। मिट्टी के बर्तनों पर मोर, गिलहरी आदि के चित्रों के अतिरिक्त कुछ लिपि भी प्राप्त हुई है, जिससे ज्ञात होता है कि यहाँ के निवासी लेखन कला से परिचित थे। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो लेखन कला से परिचित थे, ऐसा हमको ज्ञात होता है। लेकिन हम लोग उस लिपि को, उस भाषा को भी समझ नहीं पाए हैं, पढ़ नहीं पाए हैं। जिस दिन पढ़ लेंगे उस दिन सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो ऐतिहासिक काल में आ जाएगा। आद्य ऐतिहासिक काल से निकाल करके इसको ऐतिहासिक काल में डाल दिया जाएगा। आलमगीरपुर के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में जैसे एक स्थान है हुलास, ये सहारनपुर में स्थित है। बड़ा गांव, ये भी सहारनपुर में है। मानपुरा, ये बुलंदशहर में है। कैराना, ये शामली में है। तो ये सारे स्थान भी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हैं। मांडी गांव, ये मुजफ्फरनगर में है। ये भी जो हड़प्पा कालीन बस्ती ही है। तो मांडी गांव हो गया, हुलास हो गया, बड़ा गांव हो गया, कैराना हो गया, ये सब जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नगर हैं, बस्तियां हैं जो उत्तर प्रदेश में पाई गई हैं। अब हम कुछ स्थलों के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख हड़प्पाकालीन स्थल, सबसे पहले आलमगीरपुर की बात करते हैं। तो आपको पता ही होगा, मेरठ ज़िले में शहर से 25 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है और संस्कृति का सबसे पूर्वी स्थल है। हिंडन नदी के तट पर स्थित है। यमुना की सहायक नदी है हिंडन नदी, तो वहीं पे मेरठ में आलमगीरपुर स्थित है। समयकाल इसका 3300 से 1300 ईसा पूर्व माना जाता है। इसका जो यहाँ का जो प्राचीन टीला मिला है वो परशुराम का टीला है या परशुराम का टीला या परसाराम का खेरा बोलते हैं उसको। तो ये चीज़ याद रखिए। और यह पूरब से पश्चिम 60 मीटर तथा उत्तर से दक्षिण 50 मीटर क्षेत्र में फैला हुआ, यानी जो टीला मिला है परशुराम का टीला वो पूरब से पश्चिम 60 मीटर और उत्तर से दक्षिण 50 मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ मिट्टी के बर्तन मिले हैं जिसमें बुस्टोफेडन लिपि अंकित है, यानी जो मृदभांड मिला है, जो बर्तन मिला है उस पर कुछ चित्र बने हुए हैं। और उस चित्र को हम लोग, आपको पता ही होगा, सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी लिपि मिली है तो वो उस लिपि को लिखने का तरीका जो होता था उसको हम लोग बुस्टोफेडन लिपि कहते थे। फिर अगला जो है वो है हुलास, सहारनपुर ज़िले में यमुना नदी के तट पर ही स्थित है। प्रारंभिक हड़प्पा से लेकर उत्तर हड़प्पा कालीन तक के अवशेष मिले हैं, यानी हड़प्पा काल के पहले का जो समय है और फिर हड़प्पा का समय और हड़प्पा के बाद का समय, तीनों काल से संबंधित उपकरण मिले हैं हुलास से। तांबे की बनी वस्तुएं मिली हैं, खिलौना गाड़ी मिला है, मनके मिले हैं, टेराकोटा मिला है, चूड़ियाँ मिली हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ से मिली हैं, मनके, टेराकोटा, चूड़ियाँ, खिलौना गाड़ी और तांबे की बनी वस्तुएं। यहाँ से लिपि युक्त मोहरें मिली हैं, यानी जो मोहर मिली है उस पर लिपि है। इसका उपयोग कदाचित विशिष्ट पहचान के लिए किया जाता रहा होगा। हुलास में कृषि गतिविधियों के साक्ष्य मिले हैं। चना, मटर, रागी, जौ आदि की खेती होती थी।
मंडी गांव की बात करें तो हड़प्पाकालीन स्थल मंडी गांव मुजफ्फरनगर ज़िले में है, यमुना नदी के पूर्वी तट पर बसा है। तो कहाँ है? यमुना नदी के पूर्वी तट पर मुजफ्फरनगर ज़िले में है मंडी गांव। ये आभूषणों का प्रसिद्ध भंडार हुआ करता था हड़प्पा काल में। यहाँ आभूषण वगैरह बनते थे और बेचे जाते थे। तांबे के बर्तन, सोने के मनके भी प्राप्त हुए हैं यहाँ से। विभिन्न प्रकार के खोखले सिर वाले मनके बड़ी संख्या में मिले हैं। सोने से निर्मित विभिन्न प्रकार की मोतियाँ भी यहाँ प्राप्त हुई हैं। तो ये मान लीजिए यहाँ से बहुत ज़्यादा खजाने प्राप्त हुए हैं या आभूषणों के समृद्ध भंडार प्राप्त हुए हैं। फिर अगला है बड़ा गांव। ये भी सहारनपुर ज़िले के अंतर्गत मस्करा नदी के तट पर बसे बड़ा गांव की पहचान हड़प्पा स्थल के रूप में की गई है। जिसे आज बड़गांव बोलते हैं, उसे ही पहले बड़ा गांव बोलते थे। सहारनपुर ज़िले में मस्करा नदी के तट पर है। इसे उत्तरकालीन हड़प्पा क्षेत्र माना जाता है। उत्तरकालीन कहने का मतलब ये है जब लगभग सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया, उसके बाद जो संस्कृति आई उसमें इसको शामिल किया जाता है। हड़प्पा कालीन क्षेत्र लेकिन उत्तरवर्ती है। ठीक, यहाँ से गेरिक मृतभांड प्राप्त किए गए हैं, यानी गेरुआ कलर के जो हैं वो बर्तन प्राप्त किए गए हैं, मिट्टी के बर्तन, और जो उत्तर हड़प्पाई एवं वैदिक संस्कृति के मध्य संबंधों को स्पष्ट करती है। फिर अगला है सनौली। ये बागपत जिला सनौली में स्थित है और इसका उत्खनन कार्य डी.वी. शर्मा के नेतृत्व में हुआ। यहाँ भी उत्तर हड़प्पाकालीन संस्कृति मिलती है। उत्तर हड़प्पाकालीन मैंने बताया, हड़प्पा काल के बाद का समय जो है। सनौली में हड़प्पाकालीन कब्रगाह मिला है, सिमेट्री। इस तरह के कब्रगाह हड़प्पा जो कि पंजाब के पाकिस्तान में है, कालीबंगा जो कि राजस्थान में है, धौलावीरा जो कि गुजरात में है, यहाँ से भी मिले हैं। भटपुरा और मानपुरा हड़प्पाकालीन या दोनों स्थल बुलंदशहर जनपद में स्थित हैं। यहाँ हड़प्पाकालीन मृतभांड एवं मिट्टी के खिलौने मिले हैं। तो ये हो गया हड़प्पा काल जो कि उत्तर प्रदेश में फैला हुआ था, और उत्तर प्रदेश में कौन कौन से स्थान थे, उनकी क्या क्या विशेषताएं थीं, ये हम लोगों ने देख लिया। अब देखिए, अब हम लोग को ऐसे पढ़ना है वैदिक सभ्यता, लेकिन वैदिक सभ्यता ज़्यादा कुछ है नहीं उत्तर प्रदेश में। तो हम लोग जो है थोड़ा सा तुलना कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता की, और साथ साथ में वैदिक सभ्यता को पढ़ते चले जाएंगे। देखिए ये जो है इस साइड है वैदिक सभ्यता, और इस साइड है वैदिक सभ्यता और इधर है सिंधु घाटी सभ्यता। अब इसमें तुलना देखते हैं या फिर आप कह सकते हैं अंतर देखते हैं। तो वैदिक सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। पहला डिफरेंस यही होगा, हो सकता है डिफरेंस आपसे पूछ लें। तो वैदिक सभ्यता जो है वो लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक रहती है। प्रारंभ में जो वैदिक काल के लोग हैं वो सप्त सिंधु प्रदेश यानी अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, और जो 7 नदियां हैं या जो 5 नदियां हैं, सिंधु, चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास, सतलज, इधर ही वे लोग बसे। फिर धीरे धीरे 1000 ईस्वी के आसपास, 1000 ईसा पूर्व के आसपास वे लोग थोड़ा सा पूरब की ओर विस्तृत हुए। तो ये लोग कैसे थे? ग्रामीण थे, रहन सहन ग्रामीणों जैसा था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नगरीय सभ्यता के लोग थे। और दूसरा अंतर यह है कि लोहे से बने उपकरण का प्रयोग करते थे। जो वैदिक सभ्यता के लोग थे ये लोहे का खोज कर लिए थे, उनका उपयोग करना जान गए थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो लोहे के उपकरण नहीं प्रयोग करते थे। वैदिक सभ्यता में घोड़ा एक महत्वपूर्ण पशु था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के निश्चित साक्ष्य या स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिले हैं। साक्ष्य तो मिले हैं कई जगह से, जैसे सुरकोतड़ा हो गया, लोथल हो गया, कालीबंगा हो गया, यहाँ से घोड़े के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन बहुत निश्चित या स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते कि ये लोग घोड़े का प्रयोग करते ही थे। हो सकता है कि वो घोड़े किसी अन्य नगर से, किसी अन्य सभ्यता से आए हों व्यापार के तौर पर, ये भी हो सकता है। गाय को विशेष स्थान प्राप्त था वैदिक सभ्यता में, गाय को पवित्र माना जाता है, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में देखें तो गाय का अंकन नहीं मिलता है। जो मुद्राएं या जो मोहर हैं सिंधु घाटी सभ्यता में पाई गई हैं
उस पे गाय का अंकन नहीं है, उस पे जो है बैलों का अंकन है। तो बैल जो है यहाँ पवित्र माने जाते थे। तो ये दोनों चीज़ याद रखना कि सिंधु घाटी सभ्यता में बैल पवित्र माना जाता था और वैदिक सभ्यता में गाय। फिर वैदिक सभ्यता की बात करें तो मूर्ति पूजा की निश्चित साक्ष्य नहीं मिलते हैं, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में मृण मूर्तियाँ यानी मिट्टी की बनी मूर्तियाँ और पाषाण मूर्ति से पता चलता है कि यहाँ मूर्ति पूजा होती थी। अब छठा देखिए, वैदिक सभ्यता में अस्त्र शस्त्र कवच बनाए जाते थे, जबकि हमारे यहाँ रक्षा उपकरण नहीं प्राप्त हुए हैं। यानी जैसे जो कवच वगैरह है वो हमारे यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं प्राप्त हुआ है, जबकि वैदिक सभ्यता में प्राप्त हुआ था। व्याघ्र का उल्लेख नहीं मिलता है, हाथी का उल्लेख भी कम प्राप्त होता है वैदिक सभ्यता में, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में व्याघ्र मतलब बाघ और हाथी का अंकन पर्याप्त मात्रा में है। वैदिक सभ्यता सबसे बड़ी चीज़ें है पुरुष प्रधान, और हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता ये मात्र प्रधान थी, यानी मात्र सत्तात्मक थी और मात्र देवी की पूजा भी होती थी। आप देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में मात्र देवी की ज़्यादा मूर्तियाँ मिली हैं, तो इससे माना जाता है कि इस समय जो सभ्यता थी मात्र सत्तात्मक थी। धार्मिक जीवन में यज्ञ का महत्वपूर्ण स्थान था वैदिक काल में, और यज्ञ का सिंधु घाटी सभ्यता में भी साक्ष्य मिला है, लेकिन कम मिला है। लेखन कला के प्रचलन के साक्ष्य नहीं मिलते हैं वैदिक सभ्यता में। अगर देखें तो ऐसा माना जाता है उनको लिपि का ज्ञान नहीं था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लिपि का ज्ञान था, लेकिन अभी उस लिपि को हम लोग समझ नहीं पाए हैं। आर्य प्रखर नासिका वाले होते थे, यानी इनकी जो नाक होती थी वो थोड़ी ऊंची होती थी आर्यों की, जो वैदिक सभ्यता के लोग थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे उनकी नाक चपटी होती थी। लास्ट देखिए, भवन निर्माण में लकड़ी व बांस का प्रयोग करते थे। वैदिक सभ्यता के जो लोग थे ये कच्चे मकान बनाते थे, मिट्टी, बांस, लकड़ी इसका, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पक्की ईंट का भी प्रयोग करते थे, कच्ची ईंट का भी प्रयोग करते थे। तो ईंट का प्रयोग करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भवन बनाने में। ये जो है दोनों में अंतर हो गया, और ये आपका आद्य ऐतिहासिक काल समाप्त हो गया। इसके पहले हम लोगों ने प्राग ऐतिहासिक काल पढ़ा, आज आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ लिया। अब हम लोग को शुरुआत करनी है ऐतिहासिक काल, ठीक है। जैसे मौर्य वंश और उसके पहले जो भी जैन धर्म, बौद्ध धर्म का उदय हुआ, वो सारी चीज़ें हम लोग को पढ़नी है। महाजनपदों के बारे में पढ़ना है, तो वो सब ऐतिहासिक काल में आ जाते हैं, जो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।